नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, यूट्यूब चैनल की वोटिंग पोल के ज़रिए मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे किया है। लहसुन की खेती करने वाले किसानों से मैंने विभिन्न ऑप्शन पर वोट मांगे थे जिन्होंने किसान भाइयों ने दिए हैं। तो उनमें जो मुख्य 3 से 4 प्रकार की समस्याओं के बारे में मैंने पूछा था। फंगस है आपकी फसल में, या थ्रिप्स काटेगी, या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीलापन है, या आपकी फसल बहुत कमज़ोर है। सीरियल वाइज बात करेंगे किसान साथियों की किस समस्या का किस प्रकार से हम नियोजन कर सकते हैं, क्योंकि जो पीलापन लहसुन की फसल में उस पर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। किसान साथियों, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन था फंगस, क्योंकि किसान साथियों आपको भी पता है कि मौसम काफ़ी दिनों से ख़राब रहा है, जिसके कारण कि हमारी लहसुन की फसल में अनेक प्रकार के फंगस जनित रोग लग चुके हैं। जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, जैसे कि स्टेम प्लियम ब्लाइट हो गया, बोटिस्टिस लीफ ब्लाइट है, और जो पर्पल ब्लाच है, यानी अनेक प्रकार के फंगस रोगों का अटैक एक साथ हुआ है, जिसके कारण लहसुन की फसल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो चुकी है। हालांकि बहुत सारे किसान भाइयों की फसल है वो स्वस्थ भी है, उन्होंने तुरंत या जब ये रोग शुरुआत अवस्था में थे तभी दवाइयों का स्प्रे कर दिया था। चूँकि बहुत सारे किसान भाई इस कन्फ्यूज़न में थे कि इस समय यदि हम दवाई का छिड़काव करें या नहीं करें, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों ने स्प्रे नहीं किया उनकी फसल की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मौसम खुलते ही किसान भाई फिर से स्प्रे कर रहे हैं और अपनी फसल को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा वहाँ पर होती है किसान साथियों, जब आप किसी रोग को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लहसुन की फसल में पीलापन सबसे पहले देखने को मिलता है। चाहे वो थ्रिप्स के कारण आया हो, चाहे वो फंगस के कारण आया हो, किसान भाइयों को बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे बीमारी से मिलते जुलते हैं। और लक्षण किसी भी बीमारी की हो, लहसुन में आपको पीलापन देखने को मिलता ही मिलता है। जो लहसुन की पत्तियां होती हैं ऊपरी सिरे से सूखने लगती हैं, नीचे की पत्तियां सूखने लगती हैं, और इस प्रकार की समस्या देखकर किसान भाई ये निर्णय नहीं ले पाता है कि उसकी फसल में आखिर रोग लगा क्या है, तो इस समय वो कौन सी दवाई का स्प्रे करे। यूट्यूब के ज़रिए भी वो बहुत सारी वीडियो भी देखता है, लेकिन वो ये निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, हमें एक ऐसे फंगिसाइड का स्प्रे करना है जो सभी बीमारियों को कंट्रोल करे, क्योंकि एक साथ कई बीमारियों का अटैक हुआ है, और यदि हम हर एक बीमारी के लिए अलग अलग स्प्रे करेंगे तो हमारी जो उत्पादन लागत है वो भी ज़्यादा आएगी, और रोग को कंट्रोल करने में भी समय लगेगा। तब तक हमारी फसल और भी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। हालांकि ऐसे बहुत सारे फंगिसाइड हैं जो इन सभी बीमारियों पे आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। किसान साथियों, जब आप स्प्रे करते हैं और 2 से 4 दिन बाद आप देखते हैं कि आपकी फसल में शायद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन किसान साथियों दवाई ने अपना असर किया है। ये इस बात से डिपेंड करता है कि आपकी जो लहसुन की पत्ती सूखती वो नीचे जा रही थी, सूख के वहीं पर रुक जाएगी, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि वो पत्ती फिर से हरी हो जाएगी, या जिस पत्ती में पीलापन आ गया है वो फिर से हरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी फंगिसाइड है वो आपकी फसल में फंगस को कंट्रोल करते हैं या मारते हैं, या उसकी गति को धीमा करते हैं। इस प्रकार से फंगस को नियंत्रित किया जाता है। वो आपकी जो फसल जो फंगस से डैमेज हो चुकी है उसकी पूर्ति वो नहीं कर सकता है। फंगिसाइड का काम यही है, वो केवल फंगस के बीजाणु यानी जो उसके बीज होते हैं या जिस होती है जहाँ पे फंगस छुपी रहती है उसको ख़त्म करने का काम करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस समय हमें एक ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग करना है जो इन सभी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर ले, और इसके लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड अवेलेबल है बाज़ार में, और अधिकतर फंगिसाइड इसी श्रेणी में आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में 2 से 3 फंगिसाइड के बारे में आप बताया था जो इन सभी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और वाजिब दाम में भी हैं। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट यानी थ्रिप्स की समस्या की। तो हमेशा आपको मैं कहता आया हूँ कि लो लेवल से हाई लेवल की ओर आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है। लो लेवल से मतलब किसान साथियों मेरा तात्पर्य ये है कि पहले आपको ऐसी दवाई का प्रयोग करना है जब आपकी फसल में थ्रिप्स कम संख्या में हो, तो थ्रिप्स बढ़ जाए तो आप उसे थोड़ी सी और ऊंचे लेवल की दवाई का प्रयोग करके कंट्रोल कर सकें। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 100% थ्रिप्स का कंट्रोल कर लूँगा, तो ये आपकी एक भूल है। 100% का
कंट्रोल किसी भी दवाई से नहीं हो सकता है। चाहे आप कितनी भी महंगी दवाई डाल दें, फिर भी उसमें कुछ थ्रिप्स और कुछ अंडे बच जाएंगे। तो जब वो अंडे से जो थ्रिप्स फिर से निकलेंगे, वो उस दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लेकर आएंगे जो आपने स्प्रे की है। यदि आप उसका फिर से स्प्रे करते हैं तो उसका आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले लो लेवल से हाई लेवल की तरफ चले, ताकि यदि थ्रिप्स की भयंकर समस्या हो जाए तो फिर हमें नुकसान उठाना ना पड़े। क्योंकि यदि हमने शुरुआत में ही हाई लेवल की दवाई का या हाई मोलिकुल दवाई का प्रयोग पहले कर लिया तो फिर हमारी जो थ्रिप्स की समस्या है वो रुकेगी नहीं और ये बढ़ते ही जाएंगे। फिर चाहे आप किसी भी दवाई का छिड़काव करो, इन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें ऐसी प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। फिर आप चाहे लोकल दवाई यानी जो कम शक्ति वाली दवाई है उसका भी प्रयोग करोगे तो भी वो भी कुछ काम नहीं आएगी। तो इसलिए किसान साथियों, लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलना है। चलिए मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम सजेस्ट कर देता हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपनी फसल को थ्रिप्स से भी बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहला जो टेक्निकल आमतौर पे प्रयोग किया जाता है वो प्रोपेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन, इसके साथ आप कॉम्बिनेशन कीजिएगा एसीफेट का। किसान साथियों, जब आप दूसरा स्प्रे करें तो आप लिम्डासाइहेलोथ्रिन ले सकते हैं। EC और SC दोनों फार्मूलेशन में आता है, आप चाहे जैसा ले सकते हैं। और उसके साथ भी आप एसीफेट को कॉम्बिनेशन कीजिए। तीसरा जो डोज है किसान साथियों वो है लिम्डासाइहेलोथ्रिन और थायोमेक्साम का, इसका भी आप एसीफेट के साथ कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं। और चौथा स्प्रे किसान साथियों आपको प्रिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड जो कि 40% की मात्रा में आते हैं, इसका कर सकते हैं। इससे ऊंचा लेवल का और कोई कीटनाशक बाज़ार में अवेलेबल है भी नहीं। और यदि फिर भी थ्रिप्स की समस्या कंट्रोल ना हो तब किसान साथियों आप जो ये प्रिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड है इसके साथ कॉम्बिनेशन कीजिएगा प्रोपेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन का। इससे यदि थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तो राम ही जाने कैसे कंट्रोल होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाइए। सिंचाई में आप स्प्रिंकलर पद्धति का प्रयोग कीजिए, आधी समस्या तो आपके थ्रिप्स की वहीं समाप्त हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं किसान साथियों, पीलापन। पीलापन अनेक कारण से आता है, जिनमें फंगस हो गया, थ्रिप्स हो गया। और पानी देने का जो तरीका किसान साथियों, आपको क्यारियाँ भर भर कर पानी नहीं देना है। सबसे पहली बात आप ये नोट कर लीजिए, जितना ज़्यादा पानी उतनी ज़्यादा पैदावार, उसकी धारणा पूर्णतः गलत है। यूँ तो लहसुन की फसल को बार बार पानी की आवश्यकता है, लेकिन इसे अधिक नमी नहीं चाहिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताता आया हूँ। आपके खेत में केवल इतनी नमी होनी चाहिए किसान साथियों कि यदि आप मिट्टी को खोद कर हाथ में दबाएं तो उसका एक ढेला बन जाए, यानी हमारी मालवी भाषा में बोले तो लाड़ू बंध जाए। इतनी नमी आपके खेत में होना चाहिए। और पीलापन कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों, यदि फंगस और थ्रिप्स के कारण आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो चुकी है और इसका कंट्रोल आपने कर लिया है, तब आप इसमें जो समुद्री घास से निर्मित जो पोषक तत्व वाले बाज़ार में प्रोडक्ट मिलते हैं वो ले सकते हैं। और आप जो आपकी फसल स्टेज के हिसाब से उसमें NPK वाला जो फार्मूला, जैसे फर्स्ट स्टेज में NPK 19-19 या 18-18 का प्रयोग किया जाता है, सेकंड स्टेज में 0-52-34 का स्प्रे किया जाता है। और इनके साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर ले लीजिए पेनलेस के लिए किसान साथियों, ताकि आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाए। जो पत्तियाँ सुरक्षित रहेगी वही होगी। और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कोई टॉनिक या ऐसे कोई दवा डालूं जिससे जो मेरी फसल में जो पत्तियाँ पीली पड़ चुकी है वे फिर से हरी हो जाएगी, तो ऐसी धारणा रखना ही गलत है। किसान साथियों, सबसे चौथी और आम समस्या इस समय देखने को मिल रही है कि बहुत सारे किसान भाइयों की फसल हैं वो इस वर्ष काफ़ी कमज़ोर हैं। क्योंकि किसान साथियों, ये सबसे बड़ा रीज़न मौसम का भी है। और यदि आपने शुरुआत में थोड़ी खाद या फर्टिलाइज़र या पोषक तत्वों को देने में देर कर दी है, या आपके उधर का क्लाइमेट या आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम है, तो उस हिसाब से भी आपकी फसल कमज़ोर रह सकती है। क्योंकि अब फसल है वो 60 से ऊपर दिन की हो चुकी है, यानी वो सेकेंड स्टेज में आ चुकी हैं। अब यदि आप उसमें कितना भी खाद या कुछ भी डालोगे तो वो वैसे ग्रोथ कर ही नहीं सकती जैसे आप चाहते हैं। इसलिए आप फालतू खर्चा मत कीजिएगा। और अब
यदि आपकी फसल 60 से 90 दिन के बीच में चल रही है तो आप उसमें 0-52 ड्रेंचिंग के माध्यम से और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर बाज़ार में जो अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर मिलते हैं किसान साथियों, उनका प्रयोग करना है। अब आपको एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी खाद ज़मीन में देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ओमेक्स, एल्बर्ट सॉल्यूशन वगैरह ऐसे जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है पूरे के पूरे, उनका प्रयोग आप 90 दिन की अवस्था से पहले कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान साथियों आप अपनी फसल की केयर कीजिए, निश्चित रूप से वो आपको अच्छा उत्पादन देकर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है किसान साथियों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।